थर्ड, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, व्हाट इज पैरेललोग्राम? जो एक पैरेललोग्राम को बनाता हो, कैसे? आई कैन डिफाइन लाइक एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दो फोर्सेस को मैं वेक्टर से शो कर सकती हूँ, P एंड Q। अब ये पी क्यू जो वेक्टर है मेरा, या फोर्स मान लेती हूँ पी क्यू है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा पी का, इसका कुछ होगा क्यू का। अब दोनों के मैग्नीट्यूड का कहीं ना कहीं एक कुछ रिजल्टेंट वाला फोर्स होता होगा कि भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड का जितना भी आउटपुट या रिजल्ट निकलेगा उसका एक कोई फोर्स बना देते हैं। तो कहाँ से बनाएंगे? इन 12th क्लास वी हैव स्टडीड पैरेललोग्राम लॉ में जो दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है वहाँ से एक इंक्लाइंड फोर्स जाती है। आई कैन से द रिजल्टेंट ऑफ P and Q force is just passing from the middle of the angle of P and Q, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ P and Q। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग को आगे सॉल्व करना है। अब इस प्रॉपर्टी के लिए हमारे रूल्स भी कुछ थे, जैसे रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट अगर ऐसा इंक्लाइंड मैंने ले लिया है तो कोई भी फोर्स अगर ऐसा इंक्लाइंड है उसको मैं क्या कर सकती हूँ? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगी जब मैं सॉल्व करूँगी न्यूमेरिकल। ठीक है, ये मैं अगर रिजल्टेंट यहाँ पे सिर्फ मुझे दिया गया है या कोई एक इंक्लाइंड फोर्स दिया गया है तो मैं कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूँगी कहीं ना कहीं। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने कैसे करने हैं मैं इसके नेक्स्ट में बताऊँगी। ठीक, अब क्या है आपको कैसे करना है? पैरेललोग्राम लॉ आपने समझ लिया कि रिजल्टेंट कहाँ से जाता है? इन दोनों फोर्सेस के। इसके बाद का जो है कैसे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट है इनके एंगल के बीच का वो आप लोग देख लीजिए कि भाई ये P और Q का जो मैग्नीट्यूड है वो R है। अब पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम लॉ का? मैं अगर बोलूँ रिजल्टेंट R है तो R कैसे होगा? रिजल्टेंट R का क्या फॉर्मूला होगा? रिजल्टेंट R का कहीं ना कहीं फॉर्मूला होता है मेरा, जितना रिजल्टेंट होगा, ये तो एक फोर्स है, मैं ऐसी कई सारे फोर्सेस लेके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूँगी, जितना रिजल्टेंट होगा आपका, जितने फोर्सेस लगेंगे एक्स एक्सिस में उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस प्लस रिजल्टेंट ऑफ वाई एक्सिस। दोनों कहीं ना कहीं रिजल्टेंट में अलग अलग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब भी मैं इस रिजल्टेंट को इंक्लाइंड वे से लूँगी कहीं ना कहीं मैं x और y में कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करूँगी, और अगर x और y में मैं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर रही हूँ तो क्या होगा मेरा? कहीं ना कहीं x एक्सिस और y एक्सिस के फोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे। तो जो पूरे x एक्सिस के फोर्सेस होंगे लाइक Fx1 फोर्स, Fx2 फोर्स, Fx फॉर थर्ड फोर्स, ये जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं ये सारे फोर्सेस क्या होंगे? कहीं ना कहीं कोई एक रिजल्टेंट देते होंगे, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? Rx, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन। वैसे ही सिमिलरली व्हाट इज Ry? Ry इज नथिंग बट द फोर्सेस इन y डायरेक्शन, फर्स्ट फोर्स, फोर्सेस इन y डायरेक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स, फोर्स थर्ड इन y डायरेक्शन इज नथिंग बट तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? Ry। तो Rx Ry क्या है आपको क्लियर है? Rx Ry जो है अलग अलग फोर्सेस है x एंड y डायरेक्शन के रिजल्टेंट के, जिनका स्क्वायर जो होगा वो कंसिडर करेंगे हम लोग, और एक फाइनल रिजल्टेंट जो है सारे फोर्सेस का उसको निकालेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल के टाइम पे यूज़ होगा। कई जगहों पे न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे आपके tan थीटा का बहुत यूज़ है। tan थीटा इज़ अगेन द हीरो लाइक फोर्सेस, जो आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स आपका हीरो है, लाइक दैट tan थीटा भी आपका यहाँ पे हीरो है। हर क्वेश्चन में प्रोबेबली आप tan थीटा अप्लाई करके देख सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब tan थीटा है तो मैं क्या बोलूँगी? उसका फॉर्मूला क्या है? Ry अपॉन Rx। ये आपके tan थीटा का फॉर्मूला है। इन दो फार्मूलाज को आपको याद रखना है। व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन वी विल यूज़ दैट कंसिडरिंग द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्सेस रिजॉल्व करने के टाइम पे कई सारी प्रॉब्लम्स आती है कि फोर्स हमारा एक डायरेक्शन में है, उसको दूसरे डायरेक्शन में कैसे ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए मेरा लॉ फोर्थ है, दैट इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ
ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. व्हाट इज ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस? सपोज एक बॉडी है जिसका कोई शेप मुझे नहीं पता, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स F. अब इस फोर्स को मैं क्या करूँगी, इसको आगे एक्सटेंड करूँगी तो आई कैन यूज़ कलर चॉक. इसको मैं आगे एक्सटेंड की तो ये कुछ ऐसा हुआ. क्यों? ये जो लाइन है आगे एक्सटेंड होगी तो डैश डैश दिखा क्योंकि इमेजिनरी लाइन है. अब ये फोर्स यहाँ से बाहर निकल गया. इसका मैग्नीट्यूड क्या था इस फोर्स का? F. बाहर निकला, मैग्नीट्यूड क्या रहा? F. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपका फोर्स जो है सेम लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए बाहर निकला है. व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन? इसको मैं बोल सकती हूँ लाइन ऑफ एक्शन. फोर्स का जो एक्शन हो रहा है उसका जो लाइन है वो ये है, इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकलेगा. दैट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन. अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर का और इधर का सेम होगा. बोलने का मतलब क्या, किसी भी बॉडी से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है या फोर्स एंटर कर रहा है तो उसी मैग्नीट्यूड के साथ वो बाहर निकलेगा विद फॉलोइंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. आप लाइन ऑफ एक्शन की जगह आप इस फोर्स को यहाँ पे नहीं कर सकते कि वो यहाँ से घूमा और यहाँ से निकला. पाथ ऐसे नहीं जाएगा, फोर्स का पाथ कभी ऐसे टिल्ट नहीं होगा, सीधे लाइन ऑफ एक्शन पे उसका मैग्नीट्यूड सेम जाएगा. ठीक, दिस इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. ये लॉ जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम पे यूज़ होगा. आई विल टेल यू लेटर. ठीक है, लॉ को आपको बस याद रखना है. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सिंपल थ्योरी. अब थ्योरी में आपके और क्या बच गया है? ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया है, सिस्टम यूनिट्स हो गए हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट देयर, यू हैव रेड इट. अच्छा, व्हाट आर फोर्सेस? अब हीरो ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर नथिंग बट द फोर्सेस. व्हाट आर फोर्सेस? फोर्सेस आर नथिंग बट द अप्लाइड वेक्टर क्वांटिटीज जिससे हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, बॉडी को रेस्ट पे ला सकते हैं, बॉडी को मोशन पे ला सकते हैं, बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्स. ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोर्सेस. अब ये फोर्स कैसे हैं? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जनरेट हो रहे होंगे. ठीक है, अगर मैं फोर्स P की बात करूँ, फोर्स Q की बात करूँ, कहीं ना कहीं जाके वो मिल जाते हैं. ऐसे भी फोर्सेस होंगे भाई, यहाँ से गया, यहाँ से गया, P एंड Q पैरेलल है. आई कैन से P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है. इंटरसेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आगे एक्सटेंड करूँगी उनके लाइन ऑफ एक्शन को तो इंटरसेक्ट करेंगे, पर अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. इस पॉइंट से निकल रहे हैं, इस पॉइंट से निकल रहे हैं. अब सिमिलरली मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर इस पॉइंट पे दो पॉइंट से मुझे एक फोर्स को पास कराना है, एक फोर्स को लेके जाना है, तो मैं कुछ ऐसे पास कराऊंगी. तो किसी भी दो पॉइंट से कोई भी फोर्स पास हो जाती है, कोई भी एक फोर्स पास हो जाती है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ किसी तीन पॉइंट से मुझे फोर्स को पास कराना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर फोर्स तीन पॉइंट से पास होगा. क्यों? क्योंकि आपका दो कोई, इफ़ आई एम रबिंग दैट, ज़रूरी नहीं है फोर्स ऐसा आपका पास होगा. ठीक, क्यों? अगर ये लाइन तीनों स्ट्रेट लाइन पे है तो फोर्स इसमें से पास हो गया. पर आपका अगर दो पॉइंट है, यहाँ एक और यहाँ एक और यहाँ एक, तो कोई दो ही फोर्स होगा जो आपस, कोई दो ही पॉइंट्स होगा या दो ही पॉइंट से मैं किसी फोर्स को पास करा सकती हूँ. अदरवाइज़ मैं तीन पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकती एक फोर्स को पास कराने के लिए. तो जब मैं दो से ज़्यादा पॉइंट्स में से कोई एक फोर्स पास करा सकती हूँ, दैट इज़ योर कोलिनियर फोर्स. राइट,
जिसमें से आपके 2 से ज़्यादा पॉइंट्स में से जब आपके फोर्सेस पास हो एट अ सिंगल लाइन टच करता हुआ, दैट इज़ योर कोलिनियर फोर्स। अब व्हाट इज़ कोप्लानर फोर्स? कोप्लानर फोर्स मीन्स आपका ये टर्म्स यूज़ होंगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इट इज़ समथिंग लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोप्लानर है, एक ही क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसी पे आपका 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है, लाइक दिस, या 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जितने फोर्सेस आपको दिए गए हैं एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आपके एक्ट कर रहे हैं, दिस इज कोप्लेनर, मतलब सारे फोर्सेस एक प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर। आपको कहीं ना कहीं ये सारे जो फोर्सेस है कोलिनियर, कोप्लानर, इसका जो टर्म है इसका होगा आपको कहीं ना कहीं यूज़ जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल के टर्म्स में, इसी टर्म्स में आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। देयर आर 3 कोलिनियर फोर्सेस, देयर आर 1 कोलिनियर फोर्स, देयर आर 1 कोलिनियर फोर्स, पुट इट इन अ कोप्लानर, ऐसा टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको तब समझना है व्हाट इज़ दिस। एंड योर most important entry of the hero again, concurrent forces. What is concurrent forces? जहाँ पे आपके सारे forces किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाते हों उसे हम बोलते हैं, मिल रहा है क्या फोर्स? देखो ध्यान से, ये वाला फोर्स यहाँ टच हुआ, ये वाला यहाँ टच हुआ, ये वाला टच नहीं हो रहा है, ये वाला निकल जा रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट फोर्स ड्रॉ करते हैं भाई। कॉन्करेंट फोर्स कैसे होंगे? यहाँ से एक फोर्स आती हुई दिख रही है, यहाँ से एक फोर्स आती हुई दिख रही है, यहाँ से एक फोर्स आती हुई दिख रही है, तो तीनों जाके कहाँ जाएंगे? यहाँ जाके मिल जाएंगे। जो तीनों मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तीनों फोर्स दिखेंगे कि नहीं मिल रहा है, पर उसका आप लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करोगे आगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फोर्स मिल जा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर कॉन्करेंट फोर्सेस। यू आर हैविंग द न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ द ओनली कॉन्करेंट फोर्सेस। Here in the syllabus you are having all the questions which are related to only concurrent forces. Only a less and few number of questions are there for collinear, right? कोप्लानर इज़ नथिंग वर्थ इट फॉर अस बिकॉज एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं या डबल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो तो हम कहीं ना कहीं देख ही लेंगे क्वेश्चन से, हमको एक्शन से या जो इतने फोर्सेस है उसके एंगल्स वगैरह से हमको पता चल जाएगा, ठीक। नाउ बट टर्म्स आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कॉन्करेंट फोर्सेस। अब हीरो की एंट्री हमेशा लास्ट में होती है। कोलिनियर एक्सप्लेन किया, कोप्लानर एक्सप्लेन किया, कॉन्करेंट किया। अब कॉन्करेंट को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या ये साइड कैरेक्टर्स हैं तो इनको हमको ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लैम्प लाइटिंग में कौन रहेगा? कॉन्करेंट फोर्सेस। अब चलिए कॉन्करेंट फोर्सेस को देखते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है आपके? कॉन्करेंट फोर्स है जो कि इट मीट्स एट सिंगल point n number of forces, I can say n number of forces पे applicable है, सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक। दिस इज कॉन्करेंट फोर्सेस। तो जब भी आपके फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे तब आप क्या करोगे? यहाँ पे एक तो तरीका आपको पता चल गया, पैरेललोग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट जो है उसको लेंगे, सॉल्व करेंगे, समेशन एफ एक्स एफ आई को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा है आपका कॉन्करेंट फोर्सेस। व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस? आपको पता चल गया, जो भी कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस को मैं एज्यूम कर सकती हूँ, आई कैन एज्यूम और आई कैन अप्लाई द ट्रायंगल प्रॉपर्टीज इन इट। व्हाट आर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज? ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट नंबर 1 similar triangle properties, similar triangle properties, right? 2 is, second is your sine law. What is sine law? You have already read about this too. Similar triangle properties means
and sine law means. I am explaining in the next. These we are talking about only the concurrent forces, the process of solving concurrent forces, because we are considering it as a triangle. All forces are making a triangle. That's why we are using the properties of triangle and applying the laws of triangle. What is the similar triangle? I am using the symbol of triangle property, similar triangle property. If this is a triangle and this is a triangle, both are similar. It's A, B, C. It's small a, small b and small c. I can say this side and this side are similar. This side are similar. This side and this side are similar. How I can write? I can write in a proportion like capital AB upon small ab equals to AC upon AC and BC upon small bc. Right? These are the relation between them. जो हम यहाँ के डिस्टेंस है इनको इससे इक्वलाइज कर सकते हैं, यहाँ के डिस्टेंस को इससे इक्वलाइज कर सकते हैं. सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये तो डिस्टेंसेस को इक्वलाइज किया मैंने. कई बार हमारे पास ये डिस्टेंस गिवन होता है और इस डिस्टेंस का फोर्स गिवन होता है. जैसे सपोज फोर्स इन ए बी, फोर्स इन ए सी एंड फोर्स इन बी सी. तो हम कैसे इक्वलाइज करेंगे भाई, डिस्टेंस ए बी है, फोर्स ए बी, डिस्टेंस ए सी है, यहाँ के फोर्स को फोर्स ए सी एंड फोर्स बी सी. मैं इनको भी प्रोपोर्शन में रख सकती हूँ बिकॉज आपके पास डिस्टेंसेस है. आप अगर इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से रखोगे तो सिमिलरली कहीं ना कहीं आ जाएगा. मैं एक लॉ की बात बता रही थी कि आप इस डिस्टेंस को भी कंपेयर करके रख सकते हो यहाँ से. बट अगर मेरे यहाँ की डिस्टेंस दी है, मुझे फोर्सेस निकालने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस डिस्टेंस को इक्वलाइज करके इस फोर्स के साथ लिख सकती हूँ. मैं मान के चल सकती हूँ कि दोनों सेम है, सिमिलर है. तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मैं ये वाला सॉल्व कर लूँगी. ठीक है, साइड बाय साइड लगाएंगे, मतलब इस साइड का इससे इक्वलाइज करेंगे, इस साइड का इससे. वैसे ही अगर साइड नहीं लगाना है तो क्या करूँगी, इस साइड का इस वाले साइड के फोर्स से, इस साइड का इस वाले साइड के फोर्स से. साइड साइड का कर सकते हैं, एक साइड का और उस साइड के फोर्स का कर सकते हैं. ये तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई. व्हाट इज साइन लॉ? साइन लॉ क्या होता है? साइन लॉ आपका है, हम जैसे लिखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा, लाइक वैसे ही साइन है बट इसमें एन ई यूज़ होता है. ठीक है, साइन लॉ. अब क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी. वी आर मेकिंग एंगल थीटा हियर, अल्फ़ा हियर एंड बीटा हियर. आई कैन से इसका साइन लॉ क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन, एक साइड है किसके अपोजिट है, वो ये वाले एंगल के अपोजिट है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू ए सी. एंड नेक्स्ट इज ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, दैट इज साइन बीटा. एंड आई मस्ट से बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, दैट इज साइन थीटा. दिस इज़ बेसिकली द साइन लॉ, जहाँ पे आप साइन थीटा की जगह पे या साइन की जगह पे एंगल्स लगा रहे हैं जो कि ऑपोजिट है. जिस साइड को लेंगे उस साइड के ऑपोजिट एंगल को कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन. जिस साइड को लेंगे उसके ऑपोजिट एंगल को कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन. जिस साइड को लेंगे उसके ऑपोजिट एंगल को कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, हम इस इक्वेशन में से किसी कोई एक ऐसे इक्वेशन होगा जिसमें से दोनों की वैल्यू पता होगी, तब हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू को हटा देंगे या एक इक्वेशन को हटा देंगे. हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करेंगे. कुछ भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. राइट. तो साइन लॉ हो गया आपका. क्या होता है, ये सारे कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है. आपका हर क्वेश्चन जो होगा वो साइन लॉ से भी होगा और एक जो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं वैसे भी होगा सॉल्व. राइट. अब कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने के लिए रिजोल्यूशन तो आपको पता है, रिजोल्यूशन में एक बार बता देती हूँ.
उसके अलावा आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इक्वेशंस एक नया टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका नाम आप सुनेंगे मेरे थंबनेल में, ठीक। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया हुआ है। नाम से समझ में आ रहा है, बाय नेम इटसेल्फ इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समथिंग कुछ इक्वेशन होगा जो कि इक्विलिब्रियम नाम से स्टेट होता होगा। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वल। जब चीज़ें इक्वल कब होंगी? इधर का भी सेम होगा, इधर का भी सेम होगा। वेइंग मशीन जो होता है, मैनुअल वेइंग मशीन, वो कैसा होता है? दोनों को इक्वलाइज करके तब हम सब्जी या कुछ भी ऐसा परचेस करते हैं बाजार से, दैट इज़ योर इक्वलाइजेशन। अब यहाँ पे फोर्सेस का इक्वलाइजेशन कैसे होगा? अगर एक बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? आपकी कोई भी बॉडी है, एक जगह पे एक सरफेस पे रखी हुई है, इस पे फोर्स अप्लाई होगा, कितना भी फोर्स अप्लाई होगा, कहीं से भी फोर्स अप्लाई होगा। ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर ये बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी। इस बॉडी के एक्सेलरेशन पे या मोशन पे या रेस्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी फोर्स अप्लाई हो जाए। क्यों? अब बोलेंगे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, ये बॉडी है भैया 1000 न्यूटन की, ठीक। आपने अप्लाई किया 1 न्यूटन का फोर्स, आपने अप्लाई किया 1 न्यूटन का फोर्स, आपने अप्लाई किया 1 न्यूटन का फोर्स, आपने अप्लाई किया 1 न्यूटन का फोर्स। मैं बोलूँगी 1 न्यूटन कैंसिल आउट हो गया। क्या हुआ? यहाँ से 1 न्यूटन, यहाँ से 1 न्यूटन। क्या ये पॉसिबल है 1000 न्यूटन की बॉडी को ये 2 न्यूटन फोर्स हटा दे? नहीं, फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, बट ये बॉडी क्या होगी? अपनी जगह से नहीं हिलेगी। दैट मीन्स कहने का मतलब है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज जस्ट लाइक दैट इफ़ योर बॉडी इज़ इन अ रेस्ट और इन अ मोशन विल बी रिमेन इन इट्स पोजिशन, और रेस्ट आई कैन से विल बी रिमेन इन इट्स पोजिशन। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, और अगर मोशन पे है तो मोशन पे, वो वैसा ही रहेगा। जितने भी फोर्सेस आप उस पर अप्लाई कर लो तो वो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। जैसे हो वैसे ही हूँ, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं तो मैं मेरा जो पाथ है वो चेंज नहीं करूँगी, मेरा जो स्टेट है मैं उसको चेंज नहीं करूँगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे को कोई भी धक्का दे रहा है आसपास से, पर क्या है, मैं यहाँ पे स्टैटिक होकर खड़ी हूँ, मैं हिल नहीं रही हूँ। दैट मीन्स मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर सिमिलरली अगर मैं चल रही हूँ, यहाँ से अगर मैं चल रही हूँ, चली जा रही हूँ, सपोज़ ये लंबा पाथ होता है, मैं चली जा रही हूँ, मैं यहाँ से चल रही हूँ, चली जा रही हूँ, कोई फोर्स मुझे अप्लाई कर रहा है, पुश कर रहा है कि भाई चलो, तुम स्पीड चलो, ऐसे आराम से मत चलो, बट फिर भी मैं कैसे कर रही हूँ? क्या? लाइक बाहुबली, आई एम जस्ट मूविंग अराउंड। अगर मैं मूविंग अराउंड कर रही हूँ नॉर्मली विदाउट चेंजिंग एनी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ माई मोशन, तो वो होगा मेरा बॉडी, भाई मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ नथिंग बट द काइंड ऑफ साधु एंड संत, जिनको क्या होता है कि ना खुशी का एहसास होता है ना दुख का एहसास होता है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहते हैं। खुशी हो जाए दुख हो जाए, वो लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ना उनको हंसना है ना उनको रोना है। लाइक दैट आपकी बॉडी अगर मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है तो वो मोशन पे रहेगी, आइदर रेस्ट पे रहेगी, उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा? टेक्निकली जब मेरे जितने फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में लगेंगे उन सब का रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई? ज़ीरो। और जब मेरे जितने भी फोर्सेस वाई एक्सिस पे लगेंगे उन सब का रिजल्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब एक्स पे लगा हुआ रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, वाई पे लगा हुआ रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, कोई काम ही नहीं होगा फोर्सेस का, तो मेरी बॉडी भाई जैसी थी वैसी ही रहेगी। रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि मेरा तो सारा फोर्सेस का वैल्यू ज़ीरो हो गया। तो ये मेरा क्या कंडीशन हो गया? कंडीशन 1 इज़ इक्विलिब्रियम, कंडीशन 2 इज़ इक्विलिब्रियम। लाइक दिस टू आर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को फॉलो अप करके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आपके सारे इक्वेशंस कैसे सॉल्व आउट होंगे? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द जो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम आप देखे थे, वेक्टर्स को लेके समेशन एफ एक्स एफ वाई उसमें लगाएंगे,
ठीक है। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे तो एफ एक्स एफ वाई वाला वो लगाएंगे इक्वेशन। कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं बता दे रही हूँ अभी। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, साइन लॉ पढ़ा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो भी आपका सेम क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करेगा। मीन्स आपके हर क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन दोनों से सॉल्व होंगे जिसमें पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। सिमिलरली वही क्वेश्चन आप साइन लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, मीन्स ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके फोर्सेस कॉन्करेंट है कि नहीं। अगर आपके फोर्सेस कॉन्करेंट है तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ या फिर साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन को हम लोग दोनों वैरायटी से सॉल्व करके देखेंगे, तब आप देखेंगे कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है, एकदम सेम में सेम आ रहे हैं, आई कैन से। अब आज तो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल मैं नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ थ्योरी बताऊंगी। अभी मैं कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना बता देती हूँ। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम में सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं वो मैं बता दूंगी। उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग आगे का जो भी प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाए हैं उसको अप्लाई करेंगे। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, एकदम ईजी है, नथिंग इज़ देयर। अब आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व करना है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट देन टू फॉर अ क्विक रिविजन आई एम जस्ट मेकिंग अ कोऑर्डिनेट। सिंपली आँख बंद करके एक फोर्स P ले लो, एक फोर्स Q ले लो, एक फोर्स R ले लो, एक फोर्स S ले लो। ये यहाँ से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ से गामा एंगल बना रहा है, ठीक। क्या करते हैं हम लोग, इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो आई मस्ट यूज़ द कलर चॉक्स। आई डोंट नो ये आपके वीडियो में आ रहा है कि नहीं, बट आई कैन यूज़ कलर चॉक्स। P को कैसे रिजॉल्व करना है, जिस हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाएगा, जिसके साथ जिस लाइन के साथ वो एंगल बनाएगा वो लाइन पे आपका होगा कॉस एंगल, ठीक। और जिस लाइन के साथ कॉस एंगल हुआ जस्ट उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन पे होगा साइन एंगल, राइट। अब आप बोलोगे मैडम ये तो यहाँ पे भी बन सकता है परपेंडिकुलर, बट नहीं, क्योंकि आपका ये जो एंगल है, ये जो एंगल बोल रही हूँ, ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में है, इस वाले x और इस वाले y के बीच में। इसीलिए मैं इधर पे, क्योंकि एंगल इस लाइन से बना रहा है तो मैं कॉस यहाँ ली हूँ और इसके जस्ट अपोजिट में साइन लिया है, इसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक। सिमिलरली बीटा क्या है, इस एंगल के इस लाइन के साथ बना रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे होगा बीटा कॉस, फोर्स S है, S cos बीटा एंड हियर S sin बीटा। सिमिलरली Q को रिजॉल्व करो। Q को क्या, यहाँ से ये एंगल बना रहा है, जहाँ से एंगल बनाएगा वहाँ क्या करते हैं, फोर्स लिखते हैं पहले, कॉस के बाद जो एंगल दिया है वो। सिमिलरली इसके पैरेलल बोलो, इसके परपेंडिकुलर पे ये होगा तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इसका परपेंडिकुलर पे ये, यहाँ पे Q sin थीटा। गामा को रिजॉल्व करो, गामा इसके साथ एंगल बना रहा है तो क्या, गामा एंगल इसके साथ बना रहा है, दैट मीन्स R को मैं कैसे रिजॉल्व करूँगी, R cos गामा, यहाँ इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा तो R sin गामा, ठीक। रिजॉल्व हो गया। अब क्या करना है, ड्यू टू आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ये जो वैल्यूज़ है इसको और इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, इसको और इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि मेरा ये जो साइड है ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस का और ये नेगेटिव साइड है वाई एक्सिस का। जब भी हम समेशन एफ एक्स और एफ वाई मीन्स समेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ एक्स एक्सिस एंड समेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ वाई एक्सिस अलग अलग करेंगे, चुनेंगे, तब हम लोग इनके साइन को माइनस में लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पोनेंट रिजोल्यूशन, राइट। अब कंपोनेंट रिजोल्यूशन के बाद आपका आता है फ्री बॉडी डायग्राम। आपको हर कंपोनेंट में फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो निकालने हैं। अल्टीमेटली भाई हीरो के साथ तो खेलना है मूवी में, तो हीरो कौन है, फोर्स।